खराबी घर से है, घर के माहौल से है। तो जो टीचर्स का रोल क्या होना चाहिए? अक्सर ये देखा गया है बहुत बड़े बड़े इदारों में भी ये बात शामिल ही नहीं होती कि जो अल्लाह ने बच्चे को जिस मकसद के लिए कायनात में भेजा है, जी। क्या उस मकसद के लिए हम उसकी तरबियत कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बिल्कुल। इससे ये पता चला कि बच्चे की तरबियत के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो है उसके इर्द गिर्द का माहौल। अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमद याकूब एक बार फिर प्रोग्राम तफक्कुर के साथ हाजिर हूँ। आज का प्रोग्राम मैं हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल के एक शेर से करूँगा कि ज़माने के अंदाज बदले गए, नए राग हैं साज बदले गए, खिरद को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। जैसा कि सर ज़माना बदल चुका है और ज़माने के बदलते हुए इस माहौल में जो वालिदैन का बच्चों के साथ जो ताल्लुक़ है उसकी नौइयत भी बहुत तब्दील हो चुकी है। उस तब्दीली के लिए वालिदैन को किस हद तक बारीकी से सोचना चाहिए, अपने बच्चों के साथ किस तरीके का ताल्लुक़ रखना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, बहुत सी चीज़ें तब्दील हो रही हैं। तो इस बारे में आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में दो मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले जनाब बिलाल अहमद साहब जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर हैं और ख़तीब दारुस्सलाम हैं। हमारे दूसरे मेहमान जनाब नवीद कासिम साहब हैं जो कि ग्रीन फील्ड स्कूल नेटवर्क को रन कर रहे हैं और एक एजुकेशनिस्ट हैं। तो मेरा पहला सवाल जनाब बिलाल अहमद साहब से होगा कि सर जो बच्चे होते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वालिदैन जो हैं पहली दरसगाह होते हैं उनकी, तो उनको किस तरीके की तरबियत करनी चाहिए और इस्लाम इस बारे में हमें क्या गाइडेंस देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अहमद भाई, और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम के शुरू करने के लिए भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अहमद भाई, असल में हम लोग ये समझते हैं कि शायद बच्चा जो है जब वो थोड़ा सा समझदार हो जाएगा या थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब उसकी तरबियत जो है वो शुरू की जाएगी और तब उसको जो है वो कोई समझाया जाएगा, कोई गाइडलाइन दी जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। मेडिकल साइंस अब इस बात को साबित कर चुकी है कि बच्चा जो है जब वो प्रेगनेंसी में ही माँ होती है उस वक़्त से ही बच्चा बहुत सी चीज़ें जो है वो ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। मेरे एक दोस्त थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, डॉक्टर अरशद साहब, वो अल्ट्रासाउंड के माहिर थे, स्पेशलिस्ट थे। तो मैंने उनके साथ एक दफ़ा इंटरव्यू किया उनका इसी तरह प्रोग्राम में ब्राइट स्टार टीवी पे। तो वो मुझे बताने लगे कि हम जब अल्ट्रासाउंड करते हैं ना तो हमें बच्चे का हंसना महसूस होता है, बच्चे का रोना हमें महसूस होता है, बच्चे का खारिश करना जो है वो हमें महसूस होता है। यानी बच्चा उस वक़्त ही वो बाहर के माहौल से सब कुछ जो है वो सीख रहा होता है। फिर आप देखें कि बच्चा जो है अगर वो किसी ऐसे घराने में पैदा हुआ है जहाँ इंग्लिश बोली जाती है तो बच्चा पहला लफ्ज़ इंग्लिश का बोलेगा। इसका मतलब क्या है कि उसका ब्रेन 2 साल में वो मेमोरी सारी उसके अंदर जा रही थी, एब्जॉर्ब कर रहा था, वो सारा कुछ इंस्टॉल उसके अंदर हो रहा था, ठीक है। और जब उसने पहला लफ्ज़ बोला तो वो इंग्लिश का बोला। उर्दू बोलने वालों के यहाँ उर्दू का वो ऑटोमेटिकली सीख जाता है ना बच्चा, उसको सिखाने तो नहीं पड़ती लैंग्वेज। वो लैंग्वेज जो उसकी मदर लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, वो मदर लैंग्वेज जो है बच्चे को सिखानी नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद अल्फाज कैच करता जाता है और बोलता चला जाता है। इससे ये पता चला कि बच्चे की तरबियत के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो है उसके इर्द गिर्द का माहौल। माँ बाप उसको अपना माहौल कैसा देते हैं। तो बच्चे की तरबियत बाद में है, पहले ये ज़रूरी है कि वालिदैन अपनी तरबियत करें। यानी जब वो माँ बन जाए या बाप बन जाए तो अब वो सिर्फ़ अपने आप को ना देखें बस, बल्कि एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके ऊपर आ गई, जिसके बारे में कुरान कहता है कि ए ईमान वालों अपने आप को भी बचाओ और अपनी औलाद को भी बचाओ। यानी कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात इरशाद फरमाई कि कु अनफुसकुम, अपनी जानों को भी बचाना है तुमने, व अहलीकुम, और अपने घर वालों को भी बचाना है। किससे बचाना है? आग से, यानी जहन्नुम से। क्या मतलब कि वो तमाम बुरे अखलाक जो बच्चा माँ बाप से सीख सकता है उनको माँ बाप को ख़त्म करना पड़ेगा, तर्क करना पड़ेगा। मैं उसकी मुख्तसर से चंद एक एग्जांपल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे
अगर माँ बाप आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं, बाप जो है वो बैड लैंग्वेज यूज़ करता है, घर के अंदर गाली का माहौल है, इसी तरह हर वक्त जो है वो माँ बाप दूसरों की बुराइयां कर रहे हैं, हर वक्त गीबत और चुगलियां कर रहे हैं, फ़लाना बुरा है, फ़लाना ऐसे है, फ़लाना ये है। इसी तरह माँ बाप जो हैं उनका बिहेव जो है वो यानी सीरियस बिहेव नहीं है, हर वक्त जो है वो मोबाइल के ऊपर लगे हुए हैं, या हर वक्त जो है वो टीवी के ऊपर ड्रामाज जो हैं उनके अंदर मशगूल हैं, या घर को तवज्जो नहीं है और बाहर के जो है वो सैर सपाटे हैं और शॉपिंगों के ऊपर और बाज़ारों के अंदर फिर रहे हैं और बच्चे की तरबियत की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। तो ऐसे माहौल में जब बच्चा परवरिश पाएगा तो ये मुमकिन नहीं है कि जब वो 8-10 साल या 12 साल का तो आप यकदम कोई मंत्र पढ़ें और वो आपका फर्मा बरदार बन जाए। ठीक है, तो इसलिए आपके सवाल का जो मैं जवाब समझता हूँ वो यही है कि बच्चे की इब्तिदाई तरबियत के लिए माँ बाप को अपना माहौल जो है, अपनी ज़ात को जो है वो मुस्बत करना पड़ेगा, अपने अंदर नेकी पैदा करनी पड़ेगी। ऑटोमेटिकली बच्चे के ऊपर उसके असरात जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सही। इसी को आगे लेके चलते हैं डिस्कशन को। अब पहली तरबियत उसकी हो गई घर में, पहली दरसगाह थी उसकी। अब उसके बाद वो बच्चा स्कूल में दाखिल होता है, तो एज एन एजुकेशनिस्ट आप हमें बताएं कि आपको जो तरबियत में कमी होती है वो कैसे आप देखते हैं चीज़ों में, यानी जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं उनमें आपको क्या नज़र आता है कि या कौन सी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? जी अहमद साहब, जो आपने पूछा है, इस सवाल का जवाब यही बनता है, सबसे पहले वालिदैन को और उस्ताज़ा को ये रियलाइज़ करना, इस चीज़ का एहसास करना बहुत ज़रूरी है, इसकी अहमियत का एहसास करना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने बहुत सी ख्वाहिशात, बहुत सी दुआओं के बाद एक अमानत आपके सुपुर्द की है। वो अमानत बच्चे की शक्ल में है और अल्लाह ताला ने हमें ये भी बता दिया है कि जो इंसान है उसने यानी लक़द खलक़ल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, सबसे शाहकार अल्लाह ताला ने एक जो है कायनात में तख्लीक की है। तो इस अमानत को जो है वालिदैन से लेके उस्ताज़ा तक सबसे पहले पहुंचाना, फिर उस्ताज़ा और वालिदैन मिलके उस अमानत की जो है वो, जैसे कि पौधे की आबियारी की जाती है उसकी आबियारी करना, ये सब चीज़ें इतनी अहमियत की हामिल हैं कि इसको एक नज़रअंदाज करना यानी कि हम अपने फ़राइज़ से गाफिल होना के मुतरादिफ है। इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अक्सर यही होता है कि मतलब इस चीज़ को, वक्त की अहमियत को जो है वो रियलाइज़ नहीं किया जाता और बच्चों को ऐसे माहौल में, यानी जैसे बच्चा अभी जब 2 साल का है उस वक्त से ही ऐसे माहौल में या ऐसे ही जो है वो उसके कानों में आवाज़ें पड़ती हैं जो कि उसकी तरबियत का हिस्सा नहीं होनी चाहिए, तो उससे बचाना ज़रूरी है। और उसके बाद जो है जब उस्ताज़ा और वालिदैन का एक ताल्लुक़ बन जाता है, तो उस्ताज़ा को चाहिए कि बच्चे को जहाँ उनकी रहनुमाई करनी है, वालिदैन की भी रहनुमाई करें कि ये हमारे पास अमानत है और इसको अल्लाह की अमानत समझ के हमने इसकी तरबियत करनी है और इस तरबियत में वो वाले हम अपने अंदर औसाफ पैदा करेंगे जो कि मुअल्लिम आज़म के हैं और जो कि वालिद आज़म के हैं, यानी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। तो वो वाले औसाफ अगर पैदा करने की कोशिश करेंगे तब हम इनकी तरबियत अच्छी कर सकते हैं। तो ये अहमियत इसकी महसूस करना ज़रूरी है। उसके बाद जो है जो माहौल को एक तरतीब देनी है ताकि बच्चा जो है वो अपने माहौल से सीखे। उस तरतीब में अक्सर ये देखा गया है बहुत बड़े बड़े इदारों में भी ये बात शामिल ही नहीं होती कि जो अल्लाह ने बच्चे को जिस मकसद के लिए कायनात में भेजा है, क्या उस मकसद के लिए हम उसकी तरबियत कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बिल्कुल, हर इंसान को अल्लाह ताला ने एक मकसद के लिए भेजा है। एक साइक्लिक प्रोसेस है जो हज़ार सालों से चल रहा है। कोई इंसान 100 साल गुजारता है, कोई 50 साल गुजारता है, कोई 150 साल भी गुजारता है। पहले ज़माने में 1000 साल, 800 साल की भी जो है वो उम्र होती थी। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस में जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने क़यामत तक का ये एक निज़ाम बनाया है, उस मकसद को किस हद तक हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम अपना किरदार अदा क्या कर रहे हैं, हम कौन सी शम्मा जला रहे हैं इस चीज़ में, इस मकसद के हसूल के लिए, ये बहुत ज़रूरी है और इस पर गौर व फिक्र वालिदैन को भी करना चाहिए और उस्ताज़ा को भी करना चाहिए। सही। तो मेरा अगला ये क्वेश्चन है कि
अगर देखें, आपने कॉज आपने बयान कर दी कि ये कमियां हैं जिसकी वजह से माशरे में या बच्चे की अपनी जो शख्सियत पे जो है ना असर मनफी असरात आते हैं, तो इसके इफ़ेक्ट्स आपको क्या नज़र आते हैं कि उनकी शख्सियत में कौन सी ऐसी कमियां जो बड़ी वाज़ेह ज़ाहिर हो जाती हैं जिसको आप ऑब्ज़र्व करते हैं डेली लाइफ में अपनी? हम ऑब्ज़र्व करते हैं, हम हमारे मुशाहिदे में चीज़ें आती हैं बच्चों में, जब स्कूल चिल्ड्रन में, उनमें और तो बहुत सारी तरजीहात होती हैं, जी। बहुत सारी प्रायोरिटीज़ होती हैं उनमें। लाइक एंजॉय करने, अपनी एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी तरजीहात होती हैं उनको। जी, हर तरीके की सहूलत मुहैया करना, उनको जो है वो हर तरीके का खाना मुहैया करना वालिदैन की तरजीह होती है। स्कूलों की, उस्ताज़ा की ये तरजीह होती है कि जी हम इनको इस तरीके का कि जो है एंटरटेन करें कि ये बच्चे हमारे इस अदारे के साथ अटैच रहें। हमारे जो है वो वालिदैन भी इस चीज़ से खुश हों कि जी क्या बात है, बच्चा हमारा वेस्टर्न कल्चर भी अपना रहा है, हमारा ये चीज़ें अपना रहा है, तो बड़ा कामयाब जा रहा है। बच्चों को ऐसे रेस्टोरेंट्स में लेके जाते हैं, ऐसे जगहों पे लेकर जाते हैं कि वो अपने आप को बहुत अच्छा फ़ील करे। लेकिन कभी ये नहीं हम गौर करते कि बच्चे को फर्माबरदारी की तरफ लेकर आना है अगर, तो उनको ऐसी जगहों पर भी लेके जाएँ, जहाँ पे लोग जो है मुसीबत का सामना कर रहे हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स हैं, कई ऐसे जो है कोई डिसेबल बच्चे हैं, उनसे मुलाकात कराएँ। कभी ऐसे अपने साथ मिलके कब्रिस्तान लेके जाएँ, कब्रिस्तान जाके मिलकर दुआ करें। बच्चों को एहसास होगा हमारी आखिरी मंज़िल ये है। इसी तरीके से अगर कब्रिस्तान में जाते भी हैं तो ऐसी सूरत में जाते हैं जहाँ पे मेले लगे होते हैं, जी। और वहाँ पे वहाँ भी एंजॉय करके आ जाते हैं। जो ये मकसद था कि उनको ये एहसास हो कि हमारी आखिरी मंज़िल ये है, उससे बहुत दूर रहते हैं। फिर ऐसे प्रोग्राम, बदकिस्मती से ये है कि हमारे जो मीडिया है और जो डिजिटल एक्सपर्ट्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जी। वो इस चीज़ को अपने प्रोग्राम में शामिल ही नहीं रखते, कलमा गो होने के बावजूद कि हमने बच्चों को जिस मकसद के लिए वो दुनिया में आए हैं, क्या उस मकसद का एहसास भी दिला रहे हैं या नहीं। किसी प्रोग्राम में बहुत कम देखा गया है कि उनको अल्लाह की तरफ राग़िब करने की कोई जो है वो जो हिकमत अपनाई जाए, ये बहुत कम देखा गया। तो इसको अपनाना ज़रूरी है ताकि बच्चों को जो है ना वो सिराते मुस्तकीम की तरफ राग़िब किया जा सके। अच्छा, अगर हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें तो हम ऑब्वियसली उनकी उम्मत हैं और उनको ही फॉलो करते हैं। तो इस्लामिक स्टडीज़ के अलावा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जो दुनियावी इल्म है उन पे क्या कम एम्फेसिस दिया है? नहीं अहमद भाई, असल में जो दीन इस्लाम ने बुनियादें बताई हैं, बुनियादी उसूल बता दिए हैं, बिल्कुल आपने उन उसूलों को फॉलो करना है। उन उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए, उन उसूलों को फॉलो करते हुए आप दुनिया के इल्म की इंतहा तक पहुंच जाएं। अब आप देखें, बल्कि मैं आपको एक थोड़ी सी फ़नी सी बात सुनाऊं। अब ये चूँकि इल्म का दौरा है, तो मैंने अपनी मिसेज़ को कहा कि आजकल ना पेरेंटिंग पे बड़ी वीडियोस और बड़ा लिटरेचर जो है ना वो मौजूद है, तो बच्चों की तरबियत के लिए आप ये पेरेंटिंग वगैरह इस तरह की लिटरेचर को भी पढ़ें और थोड़ा सा जो है वो कोई इस पे वीडियोस वगैरह भी देखें। तो कहा ठीक है। तो 2 माह गुजर गए इस बात को। तो एक दिन इसी तरह हम जा रहे थे, तो छोटी बेटी है, उसने तंग करना शुरू कर दिया, कोई ज़िद करनी शुरू कर दी। तो मैंने मिसेज़ को कहा कि वो जो तुमने पढ़ा सुना है इसके ऊपर कोई अप्लाई करो। तो वो कहती है कि जो पढ़ा सुना है ना वो पढ़ा सुना ही है, इन पे कुछ नहीं अप्लाई होता। ऐसे वो कहती है अप्लाई कुछ नहीं होता। यानी प्रैक्टिकल लाइफ जो है ना अहमद भाई, वो बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल, थ्योरी अपनी जगह, लिटरेचर बहुत पढ़ा है, लेकिन जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करते, अपनी लाइफ के ऊपर अप्लाई नहीं करते, बच्चों को वैसा इन्वायरमेंट नहीं देते, तब तक मुमकिन नहीं है। हाँ, ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ उसूल बता दिए हैं। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं है, यानी वो हमारे तरीके पे नहीं है, जो छोटों से मोहब्बत नहीं करता और बड़ों का अदब नहीं करता, यानी छोटों से मोहब्बत से पेश आना। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने 10 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। 10 सालों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा भी मुझे ये भी नहीं डांटा कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया,
या तुम्हें मैंने यहाँ भेजा था, तुम क्यों नहीं गए। हत्ता कि वो कहते हैं कि मैं छोटा था, मुझे एक दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम भेजा, तो मैं उस काम पे जाने के लिए जब बाहर निकला तो बच्चे खेल रहे थे, मैंने उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर के बाद जब तशरीफ़ लाए, मुझे देखा कि मैं खेल रहा हूँ, तो बड़े प्यार से आके मेरे कंधे पे हाथ रख के कहते हैं कि तुम्हें मैंने फ़लाँ काम भेजा था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्कुराए और वो कहते हैं कि मैं मुस्कुराया और फिर मैं वो काम करने के लिए चला गया। यानी हमें उसूल इस्लाम ये बता देता है कि बच्चों के साथ प्यार से, मोहब्बत से डील करना है, बच्चों के साथ उनको गले लगाना, उनको इनाम देना, यानी बच्चों को रिवार्ड देना कि अगर तुम ये काम करोगे तो मैं तुम्हें इस तरह जो है वो रिवार्ड दूंगा। तो और इसी तरह बच्चों की निगरानी करना, बच्चों के, ये सारे कुछ उसूल हैं। अब उन उसूलों की रोशनी में आगे पेरेंटिंग में जो है वो इंसान तरक्की कर जाए, फिर इसी तरह साइकोलॉजी में इंसान आगे से आगे बच्चों के ध्यान पे जो है वो लिटरेचर लिखना शुरू कर दे, फिर अपने माहौल को देखते हुए जदीद टूल्स इजाद कर ले। इस्लाम बिल्कुल उससे नहीं रोकता, लेकिन इस्लाम कहता है उसूल नहीं तोड़ने, जो उसूल हमने बता दिए हैं उनको आपने नहीं तोड़ना, तो आप बेहतरीन तरीके से बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात आपने की है कि असूल नहीं तोड़ने, उसके ऊपर रहते हुए आप दुनिया का हर इल्म सीखें और इल्म सीखें, तरक्की करें, उसमें आगे से आगे जाएं आप। बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं इस्लाम में। अब मेरा आम तौर पे अब जितना जदीद दौर हो गया है, इंफॉर्मेशन आपकी फिंगर टिप्स पे है, बच्चों की ख़ास तौर पे, और आप जो वालिदैन हैं बड़े ही वो खुशी से बच्चों को ले देते हैं, गैजेट्स भी ले देते हैं, उनको लैपटॉप, उनको पैड, सब चीज़ें ले देते हैं। तो उनकी फिंगर टिप्स पे इंफॉर्मेशन है, तो वो उस इंफॉर्मेशन को फिल्टर करने के लिए वालिदैन क्या उनकी तरबियत कर रहे हैं कि ये चीज़ देखने वाली है, ये नहीं है, ये इंफॉर्मेशन आपके काम की है या ये नहीं है? अगर नहीं है ऐसा तो उनको क्या करना चाहिए? अहमद साहब, अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा नहीं है। वालिदैन इस चीज़ को फ़िल्टर कहाँ करना है, बल्कि वो खुद से सर्च करके, फाइंड करके वो वाली चीज़ें बच्चों को देते हैं। चलें जी, वो बस एंगेज रहे, हमें तंग ना करे, हमें जो है वो जो हम काम करना है या अपनी जो कोई मसरूफियत है उसमें मैं अपनी मसरूफियत ख़त्म कर लें। आप किसी भी घर में देखेंगे तो अक्सर छोटे बच्चों के हाथों में जो मोबाइल होता है उसमें ज़्यादातर जो कार्टून्स लगे होते हैं वो इंडियन, जो मोटू पतलू और इस तरह छोटा भीम और इस तरह के जो है सारे कार्टून लगे होते हैं। जब 2-3-4 साल का बच्चा या 6-7 साल की उम्र तक ये वो देखता है। 7 साल के बाद जब वो आता है, 8 साल के बाद, तो वो गेम्स खेलता है जैसे पबजी और इस तरह की जो है ऐसी एडिक्शन हो जाती है बच्चों को कि वो बच्चे जो है ना वो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और मैं अहमद भाई नवीद साहब की बात में थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँगा कि जिन्होंने बात की ना मोटू पतलू और इस तरह के जो कार्टून है, वो सिर्फ कार्टून नहीं होते, वो पूरा एक तहजीब और पूरा एक लिटरेचर, पूरा एक कल्चर जो है उन कार्टून्स के अंदर दिखाया जाता है। हमारे बच्चे जब वो नवीद साहब कार्टून देखते हैं ना, तो वो वैसी ही गुफ्तगू करने लग जाते हैं, वो लफ्ज़ वो बोलने लग जाते हैं, मुझ में शक्ति आ गई है जी, इस तरह के अल्फाज। वो यानी हम तो उनको कार्टून दिखा के अपनी तहजीब, अपना कल्चर, अपनी सकाफत जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। ये बिल्कुल हमारे मुशाहिदे में आता है। बच्चे सिर्फ यही करते हैं। यदि इवन बच्चियां, छोटी बच्चियां, हाँ जी हमारी शादी हो रही है, 7 फेरे लेंगे तो शादी हो जाएगी, और इस तरह की, और फिर इस तरह भगवान के लिए, खुदा अल्लाह माफ करे हमें, बच्चों की जुबानों में ऐसे वर्ड्स आते हैं सुन सुन के, बाप रे, अबे, इस तरह के जो वर्ड्स जो है वो अक्सर वो देख के ये बच्चों की जुबान पे आते हैं, और फिर वो हमारे जो कल्चर के अपोजिट चीज़ें हैं वो सारी करते हैं। हमारी इस्लामी तहजीब के अपोजिट चीज़ें हैं वो बहुत सारी जो है वो बच्चों की तरबियत में शामिल हो रही हैं। तो इसके लिए मेरा मुखातब जो है वो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, कलमा को प्रोड्यूसर्स हैं, मीडिया चैनल्स के मालकान हैं, और उनके पास सारे रिसोर्सेज हैं जो ये सारी चीज़ें हमारे बच्चों के लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो प्रोड्यूस कोई कर भी रहे हैं वो खालिस तौहीद से बहुत दूर है, मतलब उसवा हसना से बहुत दूर हैं। वो जो प्रोड्यूस करके हमारे लिए जो है वो बच्चों के लिए कोई ऐसा मीडिया, ऐसी जो है वो कोई एप्स जो है वो डेवलप करके देते हैं। तो लेकिन अफसोस है कि ये इस चीज़ पे जो है ना काम बहुत कम हो रहा है, हमारे जो कंट्री में भी कम हो रहा है, ओवरऑल मुस्लिम वर्ल्ड में भी इस तरफ तवज्जो बहुत कम है। अब जो दौर है वो ऐसा दौर है कि सिर्फ तकरीर से लोग जो है ना वो बात कन्वे नहीं हो पाती।
विजुलाइज करते हैं तो बात कन्वे होती कन्वे है, होती है। बच्चे भी विजुलाइज करते हैं तो बात कन्वे होती है। वो वही चीज़ है कि एक पेज पूरा पढ़ लें या एक पिक्चर दिखा दें सपोज, तो वो जी। ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग जल्दी ब्रेन एब्जॉर्ब करता है उस चीज़ को। बिल्कुल सही। तो इसलिए ज़रूरी है कि उस्ताज़ा, अदारों के मालकान इस चीज़ पे गौर करें, इस पे जो है वो कोई डेवलपमेंट, कोई ऐसी टीम बनाएं, अपने साथ एक डिपार्टमेंट ऐसा बनाएं जी। जो बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए ऐसा मटेरियल प्रोड्यूस करें जिनसे उनकी आगे जो है वो कैरियर भी जो है ना ख़राब हो, एंजाइटी डिप्रेशन का भी शिकार ना हो, और खालिस तौहीद की तरफ भी राग़िब हों, उसवा हसना की तरफ भी राग़िब हों। उनमें जो ज़ुबान इस्तेमाल की जाए वो हमारे कल्चर के मुताबिक हो, और या हमारी कौमी ज़ुबान के मुताबिक हो, या जो है कि हमारे जो एक इस्लामी ज़ुबान कह सकते हैं हम, अरेबिक की तरफ राग़िब हो। यानी कोई भी ज़ुबान, उसका इल्म का हसूल जो है वो बुरा नहीं है, होना चाहिए, बल्कि मेरी तो तजवीज़ है कि मुख्तलिफ़ ज़ुबानों की जो है ना वो लर्निंग जो है, जो मदरसे हैं, जो इस्लामी जो है मदरसे हैं, उनमें भी होनी चाहिए। उनमें भी होनी। क्योंकि अब इन फ्यूचर जो है ये बहुत ज़रूरी है अपनी बात को कन्वे करने के लिए जी। दूसरों तक, कि आप जो है हर कल्चर के इंसान को यहाँ अपने घर बैठे अपनी जी। बात उसको कन्वे कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो जब आपकी स्किल्स ऐसी होंगी, इतनी स्ट्रॉन्ग स्किल्स होंगी, तभी जी। जो है वो आप कन्वे कर सकेंगे। बिल्कुल तो इसके लिए मेरी तजवीज़ है जी। कि हमारे माशरे में ये चीज़ जो है वो आगे बेहतर तरवीज पाए। सही। बच्चे का ख़ास तौर पे जो टाइम है, वो जब स्कूल गोइंग हो जाता है या मदारिस में जाता है तो ज़्यादातर उस असातिज़ा के गिर्द रहता है वो ज़्यादातर। वो उसकी हरकतों सकनात को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं और करते भी हैं, और उनको बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई हो जाता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है बच्चे को। तो क्या जो असातिज़ा कराम है, टीचर्स हैं, वो पेरेंट्स की किस कैपेसिटी में हेल्प कर सकते हैं उस बच्चे की तरबियत के लिए? मैं फिर एक इस बात को दोहराऊँगा कि उस्ताद होने के नाते जो है वो कुछ औसाफ ऐसे पैदा करना ज़रूरी हैं। हमारे कल्चर में ये भी बहुत अच्छी परसेंटेज बहुत अच्छे उस्ताज़ा की है। लेकिन कुछ ऐसी परसेंटेज भी है जो उस्ताज़ा के औसाफ उनमें नहीं होते हैं। बतौर मुअल्लिम उनके औसाफ नहीं होते हैं, जी। तो वो बच्चों को वो भी पढ़ा रहे होते हैं। सही। तो ये अदारों को इस चीज़ पे गौर करना चाहिए। तो जो मुअल्लिम है वो ये बहुत बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से एक जी। इनाम है कि आपको एक कोरे कागज़ की तरह जो है, आपको बच्चे जो हैं अल्लाह की तरफ से जो अमानत वालिदैन को मिली है वो आपके हवाले की जाती हैं। तो अक्सर कई टीचर्स की शिकायत होती है कि जो बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते। सबसे पहले रिस्पेक्ट अर्न करना ज़रूरी है। यानी टीचर में ऐसे औसाफ होंगे, ऐसा खलूस होगा बच्चे के लिए, ऐसी जो है वो जिसको आइडियलाइज़ कर रहे हैं बच्चे, वो वाक़ई वो आइडियल उनके लिए होगा, तो फिर वो इंशाल्लाह रिस्पेक्ट भी करते हैं। जी। वो दिल से उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। जब तक रिस्पेक्ट नहीं हो तो आप जितना मर्ज़ी किसी बच्चे को डाँट लें, वो उसका असर नहीं होता। उसको पनिश कर लें, फिज़िकल पनिश कर लें, उसका असर नहीं होता। मैंने आज तक कभी ये बात नहीं सुनी कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब असहाबे सुफ़ा को जो है तालीम देते थे, तो उनको कभी केनिंग उन्होंने की हो, कभी जो है उन्होंने हार्श वर्ड्स यूज़ किया हो, शाइस्तगी वाली ज़ुबान ही इस्तेमाल करते थे। तो माशाल्लाह वो जिनको उन्होंने तालीम दी, वो देखें वो दुनिया के इमाम बने, और जो है वो भी एक उस्ताद थे। गो कि हम उस मुकाम पर हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन उसमें कुछ परसेंटेज हम अपने जो है उस तालीम की अपने अंदर शामिल करने की कोशिश करें, ताकि वो वाले औसाफ जो है कम से कम उसके नक्शे कदम चलने के लिए तो हम कदम उठाएं ना। तो इसलिए ये उस्ताज़ा के लिए ज़रूरी है कि वो अपने अंदर अच्छे औसाफ पैदा करें, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो रिस्पेक्ट करें। उसके बाद जो है जो स्टूडेंट्स होने के नाते वो जो है अपने आप को, अक्सर ये होता है कि कुछ मीडिया की वजह से या कुछ है, वो कई उस्ताज़ा से अपने आप को समझते हैं कि हम ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं, हम ज़्यादा चीज़ों को जानते हैं। देखें, कोई पायलट अगर बन जाता है, उसका ये नहीं मतलब कि वो अपने वालिद साहब को या अपने उस्ताद किसी जो पायलट नहीं है उसको यानी समझे, कमतर समझे वो मेरे मकाम। जी बिल्कुल जी सही कह रहे हैं। हाँ। एक बड़ी खूबसूरत बात मेरे एक उस्ताद ने की थी कि अहमद,
तुम अपने बाप के बाप नहीं बन सकते। बिल्कुल सही। तो इसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट के एलिमेंट को देखना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरा बेसिकली जो टीचर्स क्वालिफाई करते हैं इस स्टैंडर्ड के ऊपर, जिनकी बच्चे बात सुनते हैं और उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, अगर खराबी घर से है, घर के माहौल से है, तो जो टीचर्स का रोल क्या होना चाहिए? बिलाल साहब, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि मदारिस में अगर जो असातिज़ा कराम है उनका क्या रोल होना चाहिए? वो किस तरीके से जो वालिदैन है उस बच्चे के, उसको गाइड कर सकते हैं? क्योंकि आप इधर से कुछ पढ़ा के भेजेंगे, घर जाके वो फिर ज़ीरो हो जाएगा, फिर नए सिरे से शुरू होगी चीज़। अहमद भाई, इसके लिए जो है ना, उस्ताद को, वालिदैन को अपने साथ एंगेज करना बहुत ज़रूरी है। Exactly. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस्ताद बच्चे को पढ़ाए और वालिदैन को ना पता हो कि क्या पढ़ा रहा है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वालिदैन बच्चे को जो सिखा रहे हैं, जो माहौल दे रहे हैं, उसके बारे में उस्ताद को पता ही ना हो कि वो क्या कर रहा है। इसलिए ये जो हमारे स्कूल कॉलेजेस वगैरह में तो शायद नहीं, लेकिन स्कूल्स में तो पेरेंट्स डे रखा जाता है ना। ये पेरेंट्स डे का असल में मकसद हमारे यहाँ तो बस वो उसको लिफाफा सा पकड़ा देते हैं, ये एक फॉर्मेलिटी के तौर पे ये यूज़ होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पेरेंट्स डे जो है उसका प्रॉपर मकसद ये होना चाहिए कि वालिदैन बच्चे के बारे में बताएं कि ये घर में इस तरह इसका बिहेव है, ये तरीक़ाकार है, हम ऐसे ऐसे इसको इन्वायरमेंट दे रहे हैं, ये हमें मसाइल का सामना है। फिर टीचर उसके मुताबिक बताए कि हाँ, ये यहाँ पर बच्चा जो है वो ज़िद कर रहा है, ये केयरलेस है, ये थोड़ा सा जो है ये गुस्से में रहता है, या इसके अंदर थोड़ा सा एहसास कमतरी मैं फ़ील कर रही हूँ, या मैं इस बाज़ बच्चे होते हैं कि ये डरे से रहते हैं, मैं इसमें ये बाज़ बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं। तो ये चीज़ें जो है ये मिल के वालिदैन और उस्ताद मिलें, आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो कन्वर्सेशन रखें। और आजकल तो आपको पता है व्हाट्सएप का दौर है, ठीक है, हर बात जो है वो बड़ी आसानी के साथ टीचर के कम्युनिकेशन बड़ी ईजी हो गई, तो इस पर जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और बल्कि नवीद साहब मेरी इस बात की तायीद करेंगे कि जिन बच्चों के वालिदैन स्कूल टीचर से टच रहते हैं उनके बच्चों का रिज़ल्ट कुछ और है, और जिनके वालिदैन को पता ही नहीं है, बस बच्चा स्कूल भेज दिया, उनके बच्चों के रिजल्ट जो है वो आप देख लें वो कुछ बिल्कुल सही। यानी आपकी बात से मुझे ये एक नया पॉइंट आया माइंड में कि ये जो पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है वो रिजल्ट के बाद होती है आमतौर पे। उसमें बच्चा जो रिजल्ट आ रहा होता है उसके इश्यूज डिस्कस नहीं होते और डिप्रेस हो जाता है कि इसने ये कमी है, ये कमी है। आपका नहीं ख्याल कि पेरेंट टीचर्स मीटिंग जो है वो रिजल्ट से पहले होनी चाहिए, वो स्टार्ट ऑफ द सेशन होनी चाहिए कि असेसमेंट ये स्टार्ट होने लगी है, तो आप आज हमारी पेरेंट टीचर मीटिंग है, तो ये बच्चे में कमी है, इसकी आप करें, इसको कंप्लीट करें। सबसे पहले तो इसकी इम्पोर्टेंस जो है ना बच्चे को प्रिपेयर करने की, एक ट्रायंगल है, इसमें पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट, इस ट्रायंगल को इस्टेब्लिश रहना ज़रूरी है। उसके टाइम टू टाइम जब ज़रूरत पड़े बच्चे में कोई भी उसकी जो है वो आपको लगता है कि जी जो डाइवर्ट हो रहा है, इसकी अटेंशन डाइवर्ट हो रही है, तो इसको फौरी तौर पर इसका सलूशन है। अगर तो टीचर खुद उसको सॉल्व कर लेता है दैट्स इनफ, ठीक है। अगर नहीं तो फौरी तौर पर पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें कि ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, इसको एजुकेट करते हुए आप इसके घर की रूटीन हमें हमारे साथ शेयर करें, आप इनके जो है वो क्या इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये ऐसा बच्चा बिहेव कर रहा है, तो इसको बिहेवियर को एड्रेस करना ज़रूरी है। तो उनको इत्मीनान में लें, फॉर्मल मीटिंग की बजाय उनको जिस तरह एक डॉक्टर डायग्नोज करता है बच्चे की कि ये जैसे किसी पेशेंट को डायग्नोज करता है, इसी तरह डायग्नोज करके उसकी प्रॉब्लम को एड्रेस करें, पेरेंट्स के साथ जो है वो शेयर करें कि ये इसकी प्रॉब्लम है, इसको साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, टेंशन, डिप्रेशन है, काम का बर्डन है, ये कितना काम कर सकता है या नहीं कर सकता, या ये है कि जी वो सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है, 2 बजे स्कूल से छुट्टी हुई, बड़ी मुश्किल रिक्शे वाले ने या गाड़ी वाले ने उसको 4 बजे तक पहुंचाया, कई ऐसे स्कूल हैं यानी 2 बजे 1:30 बजे छुट्टी होती है तो 4 साढ़े 4 बजे तक वो बड़ी मुश्किल वापस अपने घर पहुंचते हैं। बड़ा वैलिड पॉइंट है ये जी। और जब घर पहुंचते हैं तो पहले ही या तो होम ट्यूटर घर बैठे होते हैं या अकेडमी का टाइम स्टार्ट हो चुका होता है, फौरी जल्दी मतलब कि वो यानी लंच करते हैं और फिर वो अकेडमी चले जाते हैं। अकेडमी से भागते भागते आते हैं और छोटे बच्चों के लिए कारी साहब घर में आए होते हैं या वो उन्होंने मस्जिद में जाना होता है या कुछ इस तरीके से। तो ये इतना यानी कह लें कि 12 आवर्स जो हैं उसके इतने एंगेज, इतने बिजी हो जाते हैं कि जो स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं बच्चे। जी बिल्कुल। तो उस स्ट्रेस की वजह से फिर वो किसी काम पे फोकस नहीं कर सकते।
किसी अपनी, ना वो एकेडमी पे फोकस कर सकते हैं, ना वो स्कूल की वर्किंग पे फोकस कर सकते हैं। मतलब वो जो पेरेंट्स हैं वो समझते हैं कि चलें एकेडमी जा रहा है बच्चा, स्कूल जा रहा है और कारी साहब से पढ़ रहा है, हमारा फ़र्ज़ अदा हो रहा है। जी। तो इसकी बजाय जो उसकी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है उसको भी तो ज़रा एड्रेस करें ना, उसको भी देखें कि जी ये एक जो है वो पूरा इसका सुबह 7 बजे शुरू हुआ है, 8-9 बजे तक कर रहा है, फिर 9 बजे तक जो है उसके बाद ज़ाहिर है उसका एक इंस्टिंक्ट होती है बच्चों की, जी मैं कोई एंजॉय भी करूं, कुछ करूं, वो फिर वो फिजिकल गेम्स वैसे ही अब बहुत सी जो है वो कम हो गई हैं, और मोबाइल या टीवी पे लगा के बच्चों को दे दिया जाता है कि चले ये एंटरटेनमेंट है आपकी, और जो है वो उसमें जो उसका मर्जी प्रोग्राम देखे, उससे फिर वो ग्रैस्प करे, अपने माइंड में जो चीज़ें लेता है तो उसको ही जो है अपनी लाइफ पे फिर अप्लाई करता है। तो ये जो है इसके जो स्केड्यूल है, वर्किंग स्केड्यूल, उसको भी ऑब्जर्व करना ज़रूरी है पेरेंट्स और टीचर को, और प्रोडक्टिव ज़्यादा होना चाहिए, ना कि उसको ये होना चाहिए कि जी ये 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ रहा है या 12 घंटे जो है स्टडी को टाइम दे रहा है, यानी प्रोडक्टिव होना चाहिए। अब अगर वो 2 घंटे भी पढ़ रहा है तो वो उससे आउटपुट क्या आ रही है, उसके जो है वो मेंटल एबिलिटी आगे कितनी एनहांस हुई है, इस पे गौर करना ज़रूरी है। बिल्कुल सही। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक स्टूडेंट के लिए। तो हम आम तौर पे बच्चे को जज कर रहे होते हैं सिर्फ एकेडमिक रिजल्ट्स के ऊपर, उसको ये नहीं देखते कि वो किसी कंपेयरिंग में अच्छा है, किसी डिबेटिंग में अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है। तो क्या हमें ये लेवरेज देनी चाहिए बच्चे को कि अगर उसमें एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंटरेस्ट थोड़ा सा कम है और लेकिन चली जा रहा है, और दूसरी चीज़ें उसकी जो एबिलिटीज़ हैं वो बड़ी अच्छी हैं, तो क्या हमें इसका थोड़ा देना चाहिए माँ बाप को क्वेश्चन उनको? जी बिल्कुल, ये अक्सर वालिदैन यही सोचते हैं कि हमने अपने बच्चे को ये बनाना है, और उस सोच को लेकर चलते हैं और फिर वो जैसे तैसे उसी ट्रैक पे चलाने की कोशिश करते हैं। इसकी बजाय उसके पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना, टीचर्स के साथ मिलकर आइडेंटिफाई करना कि इसकी स्किल और पोटेंशियल कैसी है, किस में आगे एक्सेल कर सकता है, ये ऑब्जर्व करना जो है, फिर उसकी काउंसलिंग करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो लाजमी तौर पर टीचर्स को भी करना चाहिए, वालिदैन को भी इसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और उसके साथ जो है वो जैसे आपने जिक्र किया कि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ या को करिकुलर एक्टिविटीज़, उस पर कितना फोकस होना ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल में ये जो मेंटल एनहांसमेंट है, उसके सोचने समझने की, थॉट प्रोवोकिंग जो एक उसमें हम कर सकते हैं पॉलिश, वो इसी तरह है कि हम सिंपल बुक रीडिंग पे ना रहें। ये अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि हमारा ओवरऑल जो सिलेबस है, जो मैट्रिकुलेशन सिलेबस है, ये कंपेल करता है कि जी क्रैमिंग कर लें बच्चे और मार्क्स ले लें। अब कई ऐसे बच्चे हम देखते हैं कि जो उन्होंने 1100 टोटल मार्क्स हैं, उसमें से 1100 में से 1095 मार्क्स भी ले लिए हैं, 1098 मार्क्स भी ले लिए हैं, और ठीक है वो अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो लेते हैं मार्क्स ऐसे, लेकिन बात यह है कि उसमें एज अ पर्सनैलिटी ग्रूमिंग कितनी हुई है, उसको कहीं भी बिठाया है अगर हमने, या किसी भी वो प्लेटफॉर्म पे गया है, कितना इंटरेक्ट कर सकता है, कितना अच्छी कॉन्फिडेंस से वो बात कर सकता है, उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस भी है कि सिर्फ वो आईक्यू है उसमें, और सिंपल उसकी क्रैमिंग स्किल ही तो नहीं है, बिल्कुल सही, क्रिएटिव स्किल्स कितनी है, ये जरूरी है कि उसमें क्रिएटिव स्किल्स कितनी है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की उनकी जो है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी कितनी है। बिल्कुल। तो ये चीज़ जो है, हमारा जो ओवरऑल करिकुलम है, ये थोड़ा सा जो कंपेल करता है जी क्रैमिंग कर लें, मार्क्स ले, यानी प्रैक्टिकल लाइफ से काफी दूर है। हाँ, जो प्रैक्टिकल आपकी इम्प्लीमेंटेशंस हैं दुनिया में, आपने जिस तरह परफॉर्म करना है, रहना है, इंटरेक्ट करना है सोशली, अगर आपको वो नहीं पता तो फिर आपने कैसे वही बच्चे फिर मेरे ख्याल में टॉपर्स होते हैं, लेकिन बाद में डिप्रेशन का शिकार होते हैं। स्किल बेस्ड बच्चों की जो है मतलब एजुकेशन हो तो वो आगे फ्यूचर में प्रोफेशनल लाइफ में उनको जो है वो काम भी आती है, उनको जो है वो आगे भी किसी और को भी वो एजुकेट कर सकता है अगर वो उसकी स्किल बेस्ड है। सिंपल आप देखें, अक्सर आपने कितनी रेशो है जो ग्रेजुएशन की हुई है उन्होंने, सिंपल बीए किया हुआ उन्होंने, और सिर्फ उनकी यही होता है कि जी हम क्लरिकल कोई जॉब कर लें, और कोई जो है वो यानी कोई क्रिएटिव कोई बिजनेस उनमें स्किल्स या कोई ऐसी चीज़ें जो है ना वो इनोवेशन वो उनमें नहीं आई होती। तो जिसकी वजह से देखें कि अभी जो है वो कितनी रेशो है, हर अदारे में इतने इतने सीवीज पड़े होते हैं,
लेकिन अदारों में अभी स्किल बेस्ड जो है लोगों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो स्किल बेस्ड जो है प्रोफेशनल मिलते ही नहीं है होते। बिल्कुल सर। तो ये चीज़ ज़रूरी है अदारों के लिए भी और इवन गवर्नमेंट के लिए भी कि करिकुलम को रीडिज़ाइन करें, बिल्कुल सही। अपने जो है वो ओवरऑल उसको स्किल बेस्ड बनाएं, जी। प्रोफेशनल लाइफ में जो यूटिलाइज हो सके वो ऐसा जो है करें, क्रिएटिव बनाएं, बट स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे उसको अपने लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में यूटिलाइज कर सकें। बिलाल साहब, आपसे हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, तो आपसे मेरा इस पे कंक्लूड आप हमें करें कि जो वालिदैन यानी बच्चों के हकूक़ हैं वालिदैन के ऊपर, उस पे इस्लाम ने क्या, उसका एक समरी हमें थोड़ी सी दें ताकि हम इसको अच्छे एक नोट पे कंक्लूड करें। अहमद भाई, वालिदैन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही ज़िम्मेदारी दी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर कोई अपने घर वालों का निगरान है और उससे उसकी इस निगरानी के बारे में, ज़िम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। यही मेरा ख्याल है कि एक बड़ी जामे बात है कि आपको जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक घर दे दिया, आपको एक बीवी दे दी, आपको एक बच्चे दे दिए, तो अब आप उनके ज़िम्मेदार बन गए हैं। अब आप जान नहीं छुड़वा सकते, ठीक है ना। अब आप उनकी तरबियत करना, उनकी मुआश के लिए कोशिश करना, अपने इस्तिताअत के मुताबिक उनको सहूलियात प्रोवाइड करना, उनकी दुनिया का भी ख्याल रखना, उनकी आखिरत का भी ख्याल रखना, ये अब आपकी ज़िम्मेदारी बन गई है। और इस ज़िम्मेदारी को अब आप कैसे निभाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी, बहुत शुक्रिया। मैं अपने दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने अपनी कीमती आरा से हमें मुस्तफ़ीद किया। और इस नोट पे एंड करूँगा कि हमारी जो नई नस्ल है उसकी जो निगहदाश्त हमारा एक अवलीन फ़र्ज़ होना चाहिए। ना सिर्फ वालिदैन को चाहिए कि ना सिर्फ उनकी माली ज़रूरियात का ख्याल रखें, बल्कि उनके अखलाकी तरबियत के हवाले से भी उतनी ही उसको इम्पोर्टेंस दें जितनी की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही। अपने इस प्रोग्राम तफक्कुर के साथ मैं अहमद याकूब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने घर वालों का, अपनी सोसाइटी का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।